जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे भूगोल, आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इकोनॉमी का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 या 2 पार्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अर्थव्यवस्था में इसका विकास का। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है यानी हमारे देश में जितना भी कमाई हो रहा है, जिनका इनकम जितना इनकम हो रहा है, उस इनकम से हमारा जो बजट निकलता है और उस बजट के माध्यम से कैसे देश चलता है उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआती दौर से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज हमारे सबसे पहले थे, हम लोग अपने अंग्रेजों के उपनिवेश थे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए फूट डालो और शासन करो का मतलब हुआ अंग्रेजों ने यहाँ आया, अंग्रेज यहाँ पर आए और यहाँ की अर्थव्यवस्था उस समय अच्छी थी। उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, फूट डालो यानी आपस में लड़ाओ, आपस में जो है मिल करके जो रह रहे हैं उनको आपस में लड़ाओ और उन पर शासन करो। यानी ए और बी है, ए और बी दोनों को मिल करके हम मारेंगे तो जल्दी से नहीं हो पाएगा, लेकिन ए और बी को हम अलग कर देंगे तो ये को भी आसानी से मार सकते हैं और उसके बाद बी के पास जाकर के बी को भी आसानी से मार सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग उपनिवेश थे, यानी उपनिवेश का मतलब हुआ कोई बड़ा देश। उपनिवेश का मतलब हुआ कोई ऐसा बड़ा देश जो किसी छोटे से देश को गुलाम बना करके रखा है और वो बड़ा देश जो कहेगा वही छोटा देश सुनेगा, वही उसकी बात मानेगा, वही करेगा, वही होता है उपनिवेश। यानी हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे। लगभग 200 वर्ष भारत उपनिवेश का रहा, किसका, ब्रिटेन का, ठीक है। अब चलिए किसी भी देश का यहाँ पर आर्थिक क्रिया देखते हैं। आर्थिक क्रिया किसी भी देश का, छोटा देश या बड़ा देश, कोई भी देश हो, उसका जो आय प्राप्त करने का साधन होगा, आय प्राप्त करने का साधन होगा, ऐसी सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ऐसी सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और अर्थव्यवस्था के बारे में ऊपर हम बता दिए हैं कि सभी, यहाँ पर देखिए, सभी सामाजिक क्रिया, समाज में होने वाली सभी क्रियाएं जिनसे धन प्राप्त हो, आय प्राप्त हो और उस आय से देश को चलाया जा सके, पहले घर को, फिर राज्य को, फिर देश को चलाया जा सके, वो सामाजिक क्रिया सभी क्या होती है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएगी, इसमें नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद उत्पादन, सेवा और संतुष्टि। उत्पादन होगा, उसके बाद से लोगों तक पहुंचाया जाएगा यानी सेवा हो गया, और लोगों को मिल जाएगा यानी संतुष्टि हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे मिलता क्या है, रोजगार मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद से हम लोग ये पढ़ते हैं, उसके बाद नीचे देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि आ जाएगा, पशुपालन, मछली पालन, वन्य जीव इत्यादि, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, निर्माण और गैस बिजली वगैरह आ जाएगा। तो उद्योग में देखते हैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़ा उद्योग। उद्योग भी 4 प्रकार का होता है, कुटीर, लघु, मध्यम और बड़ा। कुटीर में 5 करोड़ से कम लगता है, जो घर 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 करोड़ से बहुत कम लगता है। जो छोटा, एकदम छोटे पैमाने पर होता है, हर घर में हो सकता है, जैसे सिलाई कढ़ाई हो गया, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब कुटीर उद्योग में हो जाएगा, ठीक है। और लघु उद्योग जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा रुपये ना लगे, 5 करोड़ से कम लगे, 500 करोड़ से कम लगे, सालाना 10 करोड़ लग सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 करोड़ से कम लगे, वो लघु उद्योग हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसमें 50 करोड़ से कम लगे, जिसमें 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम लगे, वो मध्यम उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा लगे, 50 करोड़ से ज़्यादा उपनिवेश की आवश्यकता हो, उसमें हम क्या कहते हैं, बड़ा उद्योग या वृहत उद्योग कह सकते हैं, ठीक है ना। और निर्माण, गैस बिजली, ये सब द्वितीय उद्योग में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, जो कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में हमारा बैंकिंग आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा और अन्य जो सेवाएं हैं सभी आ जाएगी। तो देखिए जो तृतीय क्षेत्र है ना, तृतीय क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करते हैं। अगर तृतीय क्षेत्र सेवा नहीं देगा, बैंक जो है, बैंक अगर हमको सेवा नहीं देगा तो क्या हम उद्योग लगा सकते हैं, या पशुपालन या कृषि, मछली पालन या वन्य जीव का पालन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था के विकास में 2 चीज़ें आती है, एक आर्थिक क्रिया या आर्थिक वृद्धि और एक मौद्रिक विकास। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि लगभग एक ही है। जब कोई बड़ा देश में, जब कोई बड़ा देश हो, अमीर देश हो, वहाँ पर अधिक आय की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और जब कोई छोटा देश हो या मध्यम देश हो, वहाँ पर आय की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक विकास कहते हैं, ठीक है ना। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत समावेशी विकास आता है।
आर्थिक विकास के अंदर समावेशी विकास आता है। समावेशी विकास का मतलब हुआ संपूर्ण समाज का विकास। संपूर्ण समाज का विकास यानी केवल एक व्यक्ति का विकास नहीं है, संपूर्ण व्यक्ति जो एक समूह है, एक समाज है, उस समाज के सभी लोगों का समान आसानी से सभी लोगों का समान रूप से विकास हो रहा है, उसे समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है। सतत विकास, सतत विकास का मतलब हो, सतत मतलब होता है लगातार। सतत विकास का मतलब हुआ कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए आने वाली यानी भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी यानी भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखा जाए। जैसे में कोयला है, जैसे में हमारा कोयला है, अगर कोयला को हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग करें तो आने वाली 1-2 पीढ़ी में सारे कोयला का भंडार खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आएगा वो कोयला नहीं देख पाएगा, कोयला नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कोयला बनने में लगभग 1 लाख वर्ष लग जाते हैं, लगभग 1 लाख वर्ष लग जाते हैं, वो सब नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर सतत विकास से नहीं हो पाएगा। सतत विकास का मतलब है कि आप संसाधन का उतना ही उपयोग कीजिए जितना आपके ज़रूरत है। ठीक है ना। तो वही हो गया सतत विकास। सतत विकास का करना है कि आप देख करके एक लिमिट में संसाधन का उपयोग करिए। इसलिए यहाँ पर लिया गया, यहाँ पर लाया गया आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब है संसाधन का उचित प्रयोग। अगर आर्थिक नियोजन नहीं रहेगा तो संसाधन का अनुचित उपयोग होने लगेगा, ज़्यादा मात्रा में उपयोग होने लगेगा संसाधन को, और संसाधन असीमित है, असीमित है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए आर्थिक नियोजन लाना आवश्यक था। आर्थिक नियोजन का अर्थ है संसाधन का उचित प्रयोग करना। ठीक है ना। आर्थिक नियोजन से मिलता जुलता शब्द है योजना आयोग। योजना आयोग हमारे यहाँ देखिए, योजना आयोग की शुरुआत 15 मार्च 1950 को होती है। इसके जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री योजना आयोग का मुख्य अध्यक्ष होते हैं। इसमें पंचवर्षीय योजना लाई जाती है। अब तक 12 टोटल हमारे यहाँ 1951 से लेकर के अभी तक पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली थी, और 12 को पंचवर्षीय योजना अब तक हो चुकी है। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2012 से 2017 तक। ठीक है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को लाया गया। देखिए ये हो गया आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के अंतर्गत इतनी चीजें आती है। ठीक है ना। अब चलिए मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को इसकी भारत में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का मतलब है कि देश में जितने भी राज्य हैं, देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य को आपस में मिला करके, आपस में तालमेल बैठा करके चलाया जाए। जैसे में कहीं पर बहुत ज़्यादा जल है, कहीं पर जल नहीं है। ठीक है ना। कहीं पर बहुत ज़्यादा अभ्रक है, कहीं पर अभ्रक नहीं है, कहीं पर पेट्रोलियम है। सब लोग जब आपस में मिल करके चलेंगे और संसाधन का उचित प्रयोग करेंगे, उस ये राष्ट्रीय विकास परिषद यही कहता है कि सभी लोग आपस में मिल करके चलेंगे और संसाधन का उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। यहाँ प्रदेश राज्यों का तालमेल, इसका अध्यक्ष सीएम होते हैं। हर राज्य के एक सीएम होंगे यानी मुख्यमंत्री होंगे, हर राज्य के मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। अब चलिए वस्तु विनिमय प्रणाली, ये 2 नंबर में यह भी है और यह भी है। 2 नंबर मौद्रिक विकास में है वस्तु विनिमय प्रणाली। जब हमारे यहाँ, जब हमारी इस पृथ्वी पर बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले जब पैसा नहीं हुआ करता था तो लोग सामान के बदले सामान दे रहे थे। जैसे हमको एक गाय खरीदना है तो एक गाय, हमारे पास 5 बकरी है, एक गाय खरीदना है तो उसकी एक गाय के बदले 3 बकरी, 4 बकरी या 5 बकरी, 6 बकरी जैसी होगी उसके अनुसार से वस्तु लेना देना, वस्तु देंगे और वस्तु लेंगे, वही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये बहुत पहले होती थी। ठीक है ना। उसके बाद आया मुद्रा। इस मुद्रा में 2 पार्ट आया, पहले सिक्के हुआ करते थे, उसके बाद से नोट आया। ठीक है ना। मुद्रा में सिक्का और नोट दोनों आ जाएगा। अब देखिए जब वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान, फिर मुद्रा आ गया। अब मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए हर क्षेत्र में, जैसे हर एक देश में, हर एक प्रांत में, हर एक राष्ट्र में एक सरकार है। ठीक है ना। जो वहाँ के रह रहे लोगों को मुद्रा का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है और कितनी मात्रा में करना है, इसका वैल्यू क्या है, उसको बताने के लिए सरकार है। ठीक है ना। अब देखिए सरकार है तो मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा लेकर कहीं दूर जाना है, जा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक और प्रक्रिया है सरकार ने लाया, बैंकिंग प्रणाली। इसको चेक कहा गया। ठीक है। ये भी पहले होता था, बहुत कम होता है, अभी हालांकि होता है, बहुत कम होता है। चेक और बैंकिंग प्रणाली में चेक आया, चेक आई, उसके बाद से आया कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली आया। कोर बैंकिंग प्रणाली में बिना चेक के हम अपने अकाउंट में से चाहें तो किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना। वो हो गया कोर बैंकिंग प्रणाली। और देखिए वहाँ पर इसके बाद से एक एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उसको इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है ना। तो एटीएम के द्वारा हम किसी भी पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना।
और देखिए डेबिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, पैसा हम जमा कर सकते हैं, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड से हम पैसा निकाल भी सकते हैं, और मान लीजिए कोई सामान खरीद रहे हैं, उसको अगर भुगतान करना है तो हम ऑनलाइन इसका भुगतान कर सकते हैं, उसी को यूपीआई कहा जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ चुके होंगे। चलिए अब यहाँ समझते हैं, ठीक है ना। विश्व में अर्थव्यवस्था कैसे कंट्रोल किया जाता है वो समझते हैं। विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहली पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है उसका मालिक एक खास व्यक्ति होता है, या एक छोटा सा व्यक्तियों का समूह होता है। ये पर्सनल व्यक्तियों का समूह होता है, इसमें कोई सरकार की भूमिका नहीं होती है, ये व्यक्तिगत होता है, ठीक है ना। इसका अभी उदाहरण मिल जाएगा आपका अमेरिका और जापान में, बहुत अच्छे उदाहरण मिल जाएगा, और भी देशों में है, अमेरिका और जापान इत्यादि देशों में इसका उदाहरण मिल जाएगा। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का है, इसका जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन का नियंत्रण सरकार खुद रखेगी अपने हाथ में, ठीक है। जैसे चीन कम्युनिस्ट सरकार है, क्यूबा कम्युनिस्ट सरकार है, रूस क्या हो जाएगा, कम्युनिस्ट सरकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पाद मिलेगा, उसका जो उत्पादन होगा उसका जो भी डेटा रहेगी, डाटा सारा सरकार के पास रहेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा तो उसमें सरकार और व्यक्ति दोनों की भूमिका होती है, ठीक है ना। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। भारत में यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था, न तो हमारे यहाँ कम्युनिस्ट है और न ये व्यक्तिगत है, ठीक है। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पर सरकार की भूमिका होती है और एक खास व्यक्तियों के समूह की भूमिका होती है। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई प्राइवेट संस्थान है, कोई सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान से हम कोई चीज़ ले सकते हैं, सरकारी से भी ले सकते हैं, हम पर कोई रोक टोक नहीं है, इसी को कहते हैं मिश्रित, जो कि भारत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय। जब हम कितना पढ़ लें जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश को एक वर्ष में कुल प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है ना। और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के बाद होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, कितना भी राष्ट्रीय आय है और जितना भी जनसंख्या है, राष्ट्रीय आय ऊपर और जनसंख्या नीचे अगर के इसका भाग लाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय पहली बार हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी जब किए थे तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय आया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट की स्थापना भारत में 23 अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है ना। 23 अप्रैल 2002 को मानव विकास रिपोर्ट ये कहता है कि देश में आय हो रहा है, व्यय हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय कितना है कितना नहीं है, 10 साल 5 साल को जो डाटा रखा जाता है वही होता है मानव विकास रिपोर्ट के। पहली बार 23 अप्रैल 2002 में वाजपेयी जी की सरकार में की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था। उपभोक्ता व्यय यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उपभोक्ता व्यय कम होता है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उपभोक्ता व्यय ज़्यादा होता है। लोगों के जो व्यय किया गया उपभोक्ता व्यय होगा, ठीक है ना। आधारिक संरचना, चलिए आधारिक संरचना में पढ़ते हैं कि देखिए कोई भी चीज़ हो गया, हमारा देश की जो आर्थिक है अंदर है सहायता प्रदान करता है, जो अंदर सहायता प्रदान करता है वो हो जाएगा हमारा हो जाएगा आधारिक संरचना हो गया। आर्थिक विकास में जो सहायक होता है जैसे हमारा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बैंक हो गया, ठीक है। और जो भी हमारा देश के अंदर ऐसा चीज़ जो हम लोग को देश में अंदर ही अंदर सहायता प्रदान करता है वो हमारा हो जाएगा आधारिक संरचना, ठीक है। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बिहार का पिछड़ेपन। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, इसके पिछड़ेपन को कैसे दूर करेंगे और इसका पिछड़ेपन का क्या कारण है, चलिए इसको समझते हैं। पिछड़ेपन का कारण क्या है, सबसे पहले जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि अगर घर में 10 लोग हैं ना और 2 कट्ठा ज़मीन है तो 2 कट्ठा में 10 लोग काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक व्यक्ति अगर रहेगा ना तो एक व्यक्ति यहाँ पर रहेगा 2 कट्ठा में आसानी से खेती कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति इसी में लगे होंगे, ठीक है ना। तो सबसे हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। आधारिक संरचना का भाव, आधारिक संरचना है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रांत में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में एक ऐसी व्यवस्था जो वहाँ के लोगों को सुचारू रूप से चलना टहलना और उनको जो सेवा प्राप्त करना है सेवा दे, वो आधारिक संरचना हो। जैसे हमारे यहाँ खेती होता है, कृषि प्रधान एक राज्य है, लगभग कृषि ही ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ना तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, ना बुआई की, ना अच्छे बीज समय से मिलते हैं। यानी जो हमारा अंदर जो है ना, जो हमारा आधारिक संरचना है इसका अभाव है। जैसे बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। स्कूल कॉलेज
हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारा हो गया आधारित संरचना का अभाव, ये हमारे यहाँ होना चाहिए, तब जा करके हमारा बिहार राज्य आगे बढ़ेगा। आगे है कृषि पर निर्भरता। देखिए कृषि पर निर्भरता, हमारे यहाँ खेती होती है लेकिन उतनी अच्छी मीठी नहीं होती है, क्योंकि सूखा और बाढ़ के कारण कुछ खेती नहीं हो पाती है। बहुत जगह पर खेती उर्वरक भूमि है लेकिन सूखा और बाढ़ के कारण खेती नहीं हो पाती है, और सारे लोग कृषि पर निर्भर है। हमारे यहाँ एक उद्योग भी होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए बाढ़ हमसे कम ही बात है, हमारे यहाँ उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में एक और बाढ़ आ जाता है और एक और सुखाड़ आ जाता है, जिससे एक और जहाँ बाढ़ आएगा वहाँ भी अच्छी खेती नहीं होगी, और जहाँ पर सुखाड़ आ जाएगा वहाँ भी अच्छी खेती नहीं होगी। ये भी हमारे पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, औद्योगिक पिछड़ेपन। वही बात है, हमारे यहाँ कोई भी उद्योग अच्छा नहीं है। ये कुटीर उद्योग और लघु उद्योग बहुत कम मिलता है, कुटीर उद्योग ज़्यादा मिलता है, और मध्यम और बड़ा उद्योग तो मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या है, उद्योग की भी बहुत कमी है। उसके बाद से जब इतना काम हो जाएगा तो गरीबी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, ठीक है ना। गरीबी आए, गरीबी के बाद खराब विधि व्यवस्था। यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, किसी भी राज्य को, किसी भी सरकार को चलाने के लिए यहाँ की विधि व्यवस्था बहुत मायने रखता है। और हमारे यहाँ खराब विधि व्यवस्था है, ठीक है ना। अकुशल प्रशासन, प्रशासन कुशल नहीं है, प्रशासन अकुशल है। प्रशासन को ये होना चाहिए कि हर समय प्रशासन को होना चाहिए कि अपने राज्य के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहे, अपने राज्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहे। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार, हमारे यहाँ के प्रशासन राज्य के लिए उत्तरदायी नहीं रहता है, ठीक है ना। अपने अपने बातों को इधर उधर करके ये आपस में ही तालमेल करके अपने बना लेता है, और राज्य को, लोगों को रहने में दिक्कत होती है। ये हो गया हमारे बिहार के पिछड़ेपन का कारण। कल हम पढ़ेंगे बिहार के पिछड़ेपन को दूर कैसे करेंगे, ठीक है ना। और इस चैप्टर में जितना भी बचा होगा कल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।